वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे थे फूड कंटेमिनेशन की। जो फूड आइटम्स, फूड्स में जो पॉइजन चीज़ें हमारी निकलती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें से हमने लास्ट क्लास में एनिमल फूड्स के बारे में हमने देखा था, जो शेलफिश में हमारी सारी पॉइजनस चीज़ें निकल रही थी। अब जो सेकेंड वाला हम पढ़ेंगे प्लांट फूड, ठीक है। और थर्ड पढ़ेंगे हम एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस, ठीक है। प्लांट फूड में हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स पाई जाती हैं और एंटी न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस हमारे फूड में कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें से जो नेचुरली ये हम पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है, जिसमें हमने क्या देखा था, शेलफिश टॉक्सिन्स देखे थे, पैरालिटिक शेलफिश पॉइजनिंग देखा था, डायरिया वाला देखा था, न्यूरोटॉक्सिन्स देखे थे, और हमने एमनीसिक, ये सारी शेलफिश थे जो अलग अलग तरीके के पॉइजन उनमें पाए जाते हैं, और सिगोटोरिया देखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स। नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स में हमारा क्या है, हमारे कुछ जो प्लांट्स हैं उनमें ऑलरेडी ही कुछ टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हमारा नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट्स हैं, यानी कि जो टॉक्सिन्स चीज़ें हैं, पॉइजनस चीज़ें, हमारे पॉइजनस केमिकल जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। तो पहला है आपका टॉक्सिक अमीनो एसिड, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स का ही एक टाइप है, यानी कि अमीनो एसिड भी एक तरीके का केमिकल ही है। तो ये अमीनो एसिड का एक टाइप है जो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आपको लिथायरस सटाइवा वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, और किस में होता है, केसरी दाल में पाया जाता है, ठीक है, लिथायरस सटाइवस। तो ये क्या है आपका बीटा ऑक्सिलिल अमीनो एलानीन, ठीक है, BOAA, ठीक है, BOAA है ये हमारा टॉक्सिक अमीनो एसिड का नाम है ये, ठीक है, बीटा ऑक्सिलिल अमीनो एलानीन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, BOAA हमारा क्या है, इसके चलते क्या होता है, आपको लिथायरिज्म वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, लिथायरिज्म वाली प्रॉब्लम को देखने को मिलती है। और ये किसके थ्रू होता है, लिथायरस सटाइवस, यानी कि केसरी दाल के थ्रू ये होता है, ठीक है। ये केसरी दाल होती है, मार्केट में येलो कलर की दाल आती है, बिल्कुल देखने में वो ऐसी लगती है जैसे अरहर की दाल होती है। तो उसको हम लोग जो है अरहर की दाल के साथ मिक्स कर देते हैं, अडल्ट्रेशन में मिक्स हो जाती है, जबकि गवर्नमेंट ने इस दाल को पूरी तरीके से बैन कर रखा है, क्योंकि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट जो है बॉडी में दिखाई देते हैं। लेकिन क्योंकि जंगली दाल है और बहुत सस्ते में मार्केट में होती है, तो लोग इसे अरहर की दाल के साथ क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हम इसे अरहर की दाल समझ के खा लेते हैं, ठीक है, तूर दाल जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये लिथायरस सटाइवस केसरी दाल है जो मार्केट में बैन है, लेकिन फिर भी लोग इसे बेच रहे हैं, और ये इसके चलते क्या होता है, लिथायरिज्म वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है। लिथायरिज्म की प्रॉब्लम में होता क्या है, ये एक्साइटोटॉक्सिन्स है। एक्साइटोटॉक्सिन्स मतलब आपके ब्रेन को, जो आपके नर्व सेल्स है, बॉडी की जो बॉडी को जो कनेक्ट करती है ब्रेन के साथ, उस सबको क्या करता है, एक्साइटमेंट देता है, ठीक है। नर्व सिस्टम को क्या देता है, ये इफेक्ट करता है, आपको ब्रेन को इफेक्ट करेगा ये, ठीक है। और ब्रेन जो पूरी तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उस कंट्रोल में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसके साथ चलते क्या होता है, डिस्टर्ब ओवरऑल सेंसेज एंड नर्व सेल्स, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी सभी सेंसेज और नर्व सेल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। सिग्नल्स कैन नॉट बी ट्रेवल, ठीक है, आपकी पूरी बॉडी में जो सिग्नल्स ट्रेवल होने थे वो ट्रेवल नहीं हो पाते हैं। इफेक्ट मस्कुलर पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के मस्कुलर पार्ट को ये इफेक्ट करता है। डिस्टर्ब मसल्स मूवमेंट, और मसल्स मूवमेंट को ये डिस्टर्ब करता है, ठीक है। आपके इसमें ना आप अपनी बॉडी को हिलाना, बॉडी से चलना, आप जो वॉक करना है, ये सब इफेक्ट हो जाता है। तो आप अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पाता है आपका ब्रेन, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, स्पास्टिक पैराप्लेगिया हम इसे बोलते हैं, पैराप्लेगिया हम इसे बोलते हैं, स्पास्टिक पैरालिसिस इन लोअर लिम्ब, इनएबिलिटी टू वॉक, मतलब आपके जो पैरों के जो नीचे वाले पोर्शन है, कमर के नीचे वाला पोर्शन है, उसमें क्या हो जाता है, पैरालिसिस देखने को मिलता है, अगर आप ये वाली दाल बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में खा रहे हो तो, ठीक है। इससे क्या होगा, आप चलना जो है आप बंद कर दोगे, आपकी जो बॉडी है वो पैरालिसिस हो सकती है, अगर आप ये वाला टॉक्सिक अमीनो एसिड जो है वो आप ले रहे हो। तो एक तो ये आता है कि ये लिथायरस सटाइवस, यानी कि केसरी दाल में पाया जाता है ये वाला टॉक्सिक अमीनो एसिड। कौन सा टॉक्सिक अमीनो एसिड है, ये बीटा ऑक्सिलिल अमीनो एलानीन, ठीक है, ये याद रखना है आपने, ये वाला टॉक्सिक अमीनो एसिड है। और ये इसके चलते कौन सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, लिथायरिज्म वाली बीमारी देखने को मिलती है, यानी कि आपका क्या होगा, बॉडी में स्पास्टिक पैराप्लेगिया वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आपका टॉक्सिक अमीनो एसिड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टॉक्सिक एल्कोलाइट्स, ठीक है। तो एक तो अमीनो एसिड पाया जाता है आपके किस में पाया जाएगा, केसरी दाल में पाया जाता है, ये लिथायरस सटाइवस में पाया जाता है। दूसरा है टॉक्सिक एल्कोलॉइड्स, ठीक है। एल्कोलॉइड्स हमारे किस में पाए जाते हैं, एल्कोलॉइड्स पाए जाते हैं आपके
ये आपके पोटैटोज़ में पाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब आप घर में पोटैटो लेके आते हो आलू वाला, तो उस आलू में कोई कोई पोर्शन जो होता है किसी किसी आलू का ग्रीन कलर का होता है, डार्क सा ग्रीन से कलर का होता है। वो पूरे आलू में नहीं होता, कहीं कहीं भी आपको ग्रीन कलर का उसमें आलू के अंदर दिखाई देगा, ठीक है। तो वो क्या है, वो आपका टॉक्सिक क्या होता है, एल्कलॉइड्स के कारण हो जाता है वो आपका ग्रीन कलर, ठीक है। देखो ये जो पोटैटो है ना, इसमें जो ग्रीन वाला पार्ट है ये अल्कलॉइड्स हैं, ठीक है, अल्कलॉइड्स के चलते होता है। आप इसे जब पील भी करोगे, इसे छीलोगे भी, तब भी इसके अंदर भी क्या निकलेगा, ग्रीन ग्रीन सा निकलेगा ये छीलते समय भी, ठीक है। तो ये वाला जो ग्रीन वाला पार्ट है किसके कारण होता है, ये जो आपके अल्कलॉइड्स होते हैं, टॉक्सिक अल्कलॉइड्स, उनके चलते ग्रीन वाला पार्ट हो जाता है आलू में, ठीक है। लेकिन जितने पोर्शन में ये ग्रीन है बस ये उसी पोर्शन में होता है, तो हम इसे कट करके यूज़ कर सकते हैं बाकी का पोर्शन अपने आलू का। ये देखो इसमें कितना क्लियर आ रहा है, ठीक है। तो ये जितने में ग्रीन है उतने में ही होगा आपका। इसे हम बाद में कट करके ये वाला पोर्शन कट करके हटा देंगे, तो बाकी पोर्शन हम आलू का यूज़ कर सकते हैं। देखो ये है केसरी दाल आपकी, ठीक है। ये लेथाइरस सटाइवस वाली जो केसरी दाल है वो ये वाली दाल होती है। तो इसे किस के अंदर मिक्स कर देते हैं लोग, इसे आपके जो वाली दाल आती है तूर दाल जो होती है उसके साथ मिक्स कर देते हैं। तो ये लिथाइरिज्म डिजीज़ है, ठीक है, सटाइवा वाली, ये लिथाइरिज्म डिजीज़ है। इसमें ऐसा होता है पैर में जो आपका कंट्रोल होता है वो आपका गड़बड़ा जाता है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, लिथाइरिज्म डिजीज़ है, आपके पैर सही से अपना चलना छोड़ देते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हाँ, ये जो हमारा टॉक्सिक एल्कलॉइड्स है ये आपका एक केमिकल कंपोनेंट्स है, ठीक है। टॉक्सिक एल्कलॉइड्स जो है हमारा केमिकल कंपोनेंट्स है। ये आपका ग्लाइको एल्कलॉइड्स सोलेनिन, ठीक है। ये क्या है आपका ग्लाइको एल्कलॉइड्स सोलेनिन है। ये पोटैटोज़ में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, जनरली ये पोटैटो में पाया जाता है, जो मैंने अभी आपको फोटो दिखाई थी आलू की, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म इन अ ग्रीन पोर्शन एंड पील इन अ ट्यूबर, ठीक है। जो आपका पील छिलके वाला पोर्शन होता है ट्यूबर्स में, जो जड़े वाली सब्जियां होती हैं उनके जो छिलके वाला पोर्शन होता है उसमें जनरली ये पाया जाता है। और किसी पोर्शन में आप कैसे, ये पोटैटो है आपके, इस पोर्शन में अगर ग्रीन ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है, आप इसे कट करके बाकी पोटैटो को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पूरे उसमें नहीं होता, जिस पोर्शन में ग्रीन है उतने ही पोर्शन में पाया जाता है, ठीक है। बिटर इन टेस्ट में कड़वा होता है, इसके चलते आपको डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, सीवियर एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, एपिथी हो सकती है। एपिथी मतलब इमोशनली डिस्टर्ब, दुखी सा रहना, किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक है, अकेले अकेले रहना, क्या हो रहा है आसपास कुछ पता ना होना, ठीक है। तो रेस्टलेसनेस हो सकती है, थोड़ा आप डिस्टर्ब हो सकते हो, परेशान हो सकते हो, ड्राउजीनेस हो सकती है, आलसीपन, ठीक है। विजुअल डिस्टर्बेंसेज आपको देखने को मिलती है, आपको दिखाई देने में भी दिक्कत होगी अगर आप अपनी डाइट में ज़्यादा टॉक्सिक एल्कलॉइड्स ले रहे हो तो, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज, ठीक है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज है, ये आपका आपने देखा होगा इन फूड प्लांट एंड सीड्स, ठीक है। ये जनरली आपके किसमें, फूड प्लांट और सीड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। जो बीज होते हैं उसमें देखने को मिलता है। ये आपका है, इसमें है कैसेवा, ठीक है, CASSAVA कैसेवा, ठीक है। ये कैसेवा आपका क्या है, इसका एक एग्जाम्पल है आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज का, ठीक है। ये इसमें क्या पाया जाता है, साइनाइड पाया जाता है, ठीक है। साइनाइड इन लोअर कंसंट्रेशन, कम अमाउंट में, लोअर कंसंट्रेशन में, कम अमाउंट में क्या पाया जाता है, साइनाइड पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, साइनाइड इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये इसमें क्या पाया जाता है, आपका साइनाइड पाया जाता है आपका कैसेवा में, ठीक है। और ये इन लीमा बीन्स एप्पल, ठीक है, किस किस में पाया जाता है, लीमा बीन्स में पाया जाता है, एप्पल के सीड्स में पाया जाता है, बिटर आलमंड्स, ठीक है, एक तरीके के वो आते हैं, बादाम जैसे लगते हैं वो देखने में, पर टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो लोग उसे बादाम के साथ क्या कर देते हैं, एडल्ट्रेट कर देते हैं, मतलब बादाम के आधे किलो पैकेट में 100 ग्राम वो डाल देंगे, तो आपको लगेगा कि आपके पास आधा किलो का बादाम है, लेकिन उसमें थोड़े से बिटर आलमंड जंगली वो होते हैं, ये जंगली फल सा होता है, देखने में बादाम जैसा लगता है, ठीक है, पर खाने में ये कड़वा होता है। तो ये इन सब चीज़ों में ये पाया जाता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, आपका इनहिबिट ऑक्सीडेटिव रिएक्शन ऑफ सेल, ये क्या करता है, सेल तक ऑक्सीजन पहुंचने से रोकने लगता है। अगर आप ये वाला पॉइजन बहुत ज़्यादा ले रहे हो अपनी डाइट में, तो आपकी क्या करेगा, सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचने में रोकेगा, जिससे क्या हो जाएगा, सेल डेड सून, आपकी जो सेल्स है वो जल्दी डेड होने लगेंगी, ठीक है। ये आपका रीज़न है। आपने एक मूवी देखी होगी जिसमें वो माँ करके मूवी है उसकी, श्रीदेवी की, तो उसमें उसने एक आदमी को जिसका उसने मर्डर करना था, उसको क्या किया था, पूरा एप्पल के सीड्स को इकट्ठा
करके, बहुत सारे एप्पल के सीड्स इकट्ठा करके उसे ग्राइंड करके उसके प्रोटीन शेक में मिला दिया था, ठीक है। तो उससे क्या हो गया था, उसकी बॉडी में पैरालिसिस हो गई थी। कुछ माँ करके मूवी है, मॉम करके मूवी है वो, तो उसमें ये दिखाया गया था कि एप्पल के सीड्स का इतना हार्मफुल इफेक्ट उसने उसको यूज़ किया था, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज जो है वो पाया जाता है, ठीक है। साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज पाया जाता है। ये कैसे हुआ, इसका एक एग्जाम्पल है, साइनाइड होता है ये लोअर कंसनट्रेशन में, एकदम नहीं मरेगा इंसान, बहुत कम अमाउंट में इसमें साइनाइड पाया जाता है, स्लो पॉइजन की तरह काम करेगा ये, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें हैं ये हमारी किस में पाई जाती हैं, टॉक्सिक अमीनो एसिड हमारा लिथाइरस सटाइवा में पाया जाता है, केसरी दाल में टॉक्सिक एल्कलॉइड्स हमारा पाया जाता है, और आपका साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज हमारा इसमें पाया जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है आपका मशरूम। फिर इसके बाद है मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है। मशरूम पॉइजनिंग में क्या है हमारा, ये हमारा आपने देखा होगा कई बार मशरूम खा के भी लोगों की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक अलग तरीके के मशरूम्स को हम जो खाने वाले मशरूम होते हैं उसके साथ मिक्स कर देते हैं लालच में कि हमारे मशरूम बढ़ जाएंगे, लेकिन उसके चलते क्या होता है, उस जो अलग तरीके का मशरूम होता है उसमें कभी कभार पॉइजन पाया जाता है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक पॉइजनिंग इसमें पाया जाता है। ये क्या करता है, आपका डैमेज कर देता है सेल और ऑर्गन्स को, ठीक है। न्यूरोटॉक्सिन्स होता है वो, और न्यूरोटॉक्सिन्स कैसा होता है, वो आपको डिप्रेशन देगा। अगर आप मशरूम जो पॉइजन वाले मशरूम खा रहे हो तो डिप्रेशन देगा, एक्साइटमेंट देगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इरिटेंट्स है हमारा इफेक्ट जीआई ट्रैक्ट, ठीक है। इससे क्या होता है, आपका जीआई ट्रैक्ट जो है वो इफेक्ट होता है। डाइसल्फाम्स है हमारा नॉन टॉक्सिक होता है, ओनली शो सिम्टम विद अल्कोहल। जो डाइसल्फाम वाले होते हैं और केमिकल जो पाया जाएगा हमारे मशरूम के अंदर, ये वैसे तो कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन ये तब दिखाता है अपना सिम्टम जब हम इसे अल्कोहल के शराब के साथ खाते हैं, तो ठीक है। तो ये क्या है, ये आपकी मशरूम पॉइजनिंग है। तो हमारे पास मशरूम में भी कुछ केमिकल्स पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। तो अभी तक हमने कौन कौन से पढ़े, इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा हमने टॉक्सिक अमीनो एसिड, जिसमें लिथाइरस सटाइवा पढ़ा था हमने, टॉक्सिक एल्कलॉइड्स पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइडेज हमने पढ़ा जो एप्पल में बीज में है, और फिर मशरूम पॉइजनिंग, ठीक है। ये सब हमारे टॉक्सिक केमिकल है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं। तो हमें जब भी हम फूड खाते हैं तो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हमारी बॉडी में हार्मफुल इफेक्ट होता है। और जनरली सभी चीज़ें जो है वो बैन भी है मार्केट में, ठीक है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, ठीक है। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स में क्या है, जैसे अभी तो हमने देखे थे केमिकल जो हार्मफुल एक तरीके से टॉक्सिक और जहरीले केमिकल्स थे, ये है एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या करते हैं, जो भी मैं खाऊंगी उस मेरे फूड में जो भी मैं न्यूट्रिएंट्स खा रही हूँ उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, और मेरी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाते हैं, वो एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कहलाते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोकते हैं ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। ये क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होने से रोक लेंगे बॉडी में। इनहिबिट डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये क्या करते हैं, डाइजेशन में और एब्जॉर्प्शन में बाधा पैदा करते हैं। मतलब जो भी मैं खा रही हूँ ढंग से डाइजेस्ट नहीं होगा सही से, और सही से एब्जॉर्ब हमारी बॉडी में नहीं होगा अगर ये वाली एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स या केमिकल्स हमारे फूड में है तो। इंक्रीज न्यूट्रिशनल डिफिशेंसी, अब जब न्यूट्रिएंट्स बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होंगे तो क्या होगा, आपका जो न्यूट्रिएंट्स की जो डिफिशेंसी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी, ठीक है, डिफिशेंसी बढ़ जाएगी न्यूट्रिएंट्स की, ठीक है। इफेक्ट न्यूट्रिएंट मैकेनिज्म, ठीक है, और हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स के मैकेनिज्म को भी ये इफेक्ट कर देते हैं, ठीक है। फंक्शनल इनहेबिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, ये हमारा जो न्यूट्रिएंट्स का जो फंक्शन होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स के काम है उनको रोक देते हैं करने को। जैसे कि मैं अपनी डाइट में आयरन खा रही हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने क्या खाया, मैं आयरन के साथ क्या खाया, फाइबर वाला खाना खाया है मैंने, ठीक है। तो फाइबर के ऊपर की लेयर में क्या बताया था मैंने आपको, फाइटेट पाया जाता है। तो वो क्या करेगा, आयरन को बांध लेगा, आयरन को मेरी बॉडी में यूटिलाइज नहीं होने देगा, और फिर वो क्या, आयरन कम होगा तो बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिससे मुझे क्या होगा, ब्रेन में प्रॉब्लम, बॉडी में वीकनेस, ब्रेन में वीकनेस आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो एंटी न्यूट्रिशनल वैसे कोई हार्मफुल नहीं होते, कि टॉक्सिक तो नहीं होते, जहरीले नहीं होते हैं ये, बस ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को बांध लेते हैं और न्यूट्रिएंट्स को काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से टाइप ऑफ एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 है इनहिबिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन, कुछ तो वो है जो न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन को रोकते हैं, ठीक है, जैसे इनहिबिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स के डाइजेशन को, जैसा फाइबर हो गया, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल प्रोटीन और अमीनो एसिड, ठीक है, प्रोटीन और अमीनो एसिड के डाइजेशन को ही रोक लेंगे। जब वो डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा तो फिर आगे की प्रोसेस तो होगी ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये आपके इनहिबिट ऑफ न्यूट्रिएंट्स डाइजेशन को रोकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप 2।
टाइप 2 में हमारा क्या है, टाइप 2 में आप देखोगे कि इसमें इनहेबिट एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, ठीक है। ये मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं और मिनरल्स के मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन, जो मिनरल्स का बॉडी में फंक्शन है उसको नहीं होने देते हैं टाइप 2 वाले, ठीक है। टाइप 3 वाले क्या है, इनएक्टिव एंड डिस्ट्रॉय ऑफ विटामिन। ये क्या करते हैं, विटामिन को रोक लेते हैं, विटामिन को इनएक्टिव कर देते हैं और काम नहीं करने देते, डिस्ट्रॉय कर देते हैं विटामिन को, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली 3 तरह के हैं। अब इसमें जो हमारा पहला वाला है ये है प्रोटीएज इनहेबिटर्स, ठीक है। प्रोटीएज इनहेबिटर, प्रोटीएज क्या होता है हमारा, प्रोटीएज क्या है, प्रोटीएज आपका एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, ठीक है। इनहेबिट वर्क ऑफ प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एक एंजाइम होता है, हमने जो वाला डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पे देखा था हमने कि हमारे जो पेनक्रियाज है और जो आपका स्टमक है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो एंजाइम्स जो हैं उनमें से कुछ एंजाइम्स कौन से होते हैं, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो प्रोटीएज एंजाइम है ये आपके प्रोटीएज इनहिबिटर जो है, प्रोटीएज एंजाइम को उसका काम नहीं करने देते हैं, ठीक है। आप प्रोटीएज एंजाइम को जब काम ही नहीं करने देंगे तो फिर हमारी बॉडी में प्रोटीन जो है टूटेगा नहीं, और प्रोटीन अगर टूटेगा नहीं तो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स है, ठीक है। तो इनहेबिट वर्क ऑफ प्रोटीएज एंजाइम, प्रोटीएज एंजाइम को काम नहीं करने देते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है ये प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है। प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, ठीक है। सोर्सेज ये किस किस में पाए जाते हैं, प्रोटीएज इनहिबिटर्स हमारे किस किस में पाए जाते हैं, जनरली इनहिबिटर्स उसमें ज़्यादा पाए जाते हैं जिसमें, जैसे कि प्रोटीन है, ठीक है। प्रोटीन जिस फूड में ज़्यादा पाया जाता है उसी फूड में, प्लांट फूड में जनरली, उसी प्लांट फूड में उसका इनहिबिटर भी पाया जाता है। जैसे पल्सेस हो गया, पल्सेस में प्रोटीन अच्छा होता है। सीरियल्स हो गए आपके, ओट्स, व्हीट, बार्ले, मेज, ठीक है। वेजिटेबल्स हो गए, नट्स हो गए, ठीक है। जिनमें भी जो भी प्रोटीन रिच, बेसिकली प्रोटीन रिच फूड है तो उनमें हो सकता है कि हमें क्या मिले, प्रोटीएज इनहिबिटर भी मिले, ठीक है। तो इन फूड में ये पाया जाता है प्रोटीएज इनहिबिटर। तो जब हम पल्सेस खा रहे हैं तो पल्सेस में क्या होता है, हम तो ये सोच के खा रहे हैं कि भाई ये बढ़िया हम लोग पल्सेस खा रहे हैं, हमें खूब प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन उसमें प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी है, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी है तो वो उसको यूटिलाइज नहीं होने देगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम जनरली दाल वगैरह को हम क्या करते हैं, बॉयल करके खाते हैं, तो वो क्या करता है, जब इसे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जब हम बॉयल करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं इनहिबिटर्स जो हैं, ठीक है। इसलिए हम पका के खाते हैं सारे खाने, ठीक है। ग्रोथ रिटार्डेशन एंड हाइपरट्रॉफी ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। इसके चलते अगर आप प्रोटीएज इनहिबिटर्स हमारी डाइट में है तो एक तो ग्रोथ में रिटार्डेशन होगा, ठीक है, और हाइपरट्रॉफी ऑफ पेनक्रियाज भी आपको देखने को मिलेगा। पेनक्रियाज की जो सेल्स हैं वो बढ़ने लगेंगी, ठीक है। डैमेज पेनक्रियाज एंड इंक्रीज साइज ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है। पेनक्रियाज आपका जो है वो डैमेज होने लगेगा। पेनक्रियाज क्या था, हमारा बॉडी का एक पार्ट था ना, मैंने पढ़ा रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको, ठीक है। तो पेनक्रियाज आपका बड़ा होने लगेगा और जिसके चलते आपका पेनक्रियाज का साइज भी डैमेज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्रोटीएज इनहिबिटर्स का एक एग्जाम्पल, इसके अंदर एक एग्जाम्पल है प्रोटीएज इनहिबिटर का। एग्जाम्पल क्या है, ट्रिप्सन इनहिबिटर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है, ट्रिप्सन इनहिबिटर, ठीक है। प्रोटीएज इनहिबिटर का एग्जांपल है ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो ये ट्रिप्सिन इनहिबिटर हमारा किस में पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है, एनिमल फूड में पाया जाता है और एग वाइट में पाया जाता है। किस किस में पाया जा रहा है, प्लांट्स में पाया जा रहा है, एग वाइट में पाया जा रहा है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, और हमारा एनिमल फूड में भी पाया जा रहा है। ये हीट लायबल होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है, डिस्ट्रॉय इन हीट। तो अगर हम इसे बॉईल करके, एग को भी अगर हम बॉईल करके खा रहे हैं हीट के अंदर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 मिनट तक, अगर आप नॉर्मल कुकिंग रेंज है ये, एक तरीके से दाल पकाने में हमें इतना टाइम तो लगता ही है, तो उसमें क्या है, ये अपना आप ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। तो इसमें क्या है, जैसे हीट लायबल है ये, तो हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 टू 13 मिनट तक, ठीक है। 15 टू 30 मिनट तक अगर हम अपनी दाल को उबालेंगे, जो जिसमें भी ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जा रहा है, तो अपना आप ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। इसमें रॉ सोयाबीन में खूब सारा पाया जाता है, जो कच्चा सोयाबीन है, सोयाबीन की जो दाल आती है उसमें खूब पाया जाता है ये। इसमें क्या होगा आपका, इसमें ट्रिप्सिन इनहिबिटर हाई मात्रा में होता है, तो इसको हमें ज़्यादा टाइम के लिए क्या करना पड़ता है, उबालना पड़ता है खूब सारे पानी में। इसको उबालो, वो पानी जो है आपको फिर निकाल देना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका जो ट्रिप्सिन इनहिबिटर, जो प्रोटीएज इनहिबिटर है, उससे
कंट्रोल उससे कम हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रिप्सिन इनहिबिटर प्रोटीन वाले में क्या आएगा हमारा, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, किसका एग्जांपल है, प्रोटेज इनहिबिटर। तो प्रोटीन के एंजाइम को जब काम नहीं करने दे रहे हैं तो वो क्या है हमारा, प्रोटेज इनहिबिटर से, इसका एग्जांपल है ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ट्रिप्सिन इनहिबिटर क्या करता है, ट्रिप्सिन एंजाइम को काम नहीं करने देता है, ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है, ट्रिप्सिन इनहिबिटर है, ठीक है। फिर इसके बाद है एमाइलेज इनहिबिटर। एमाइलेज इनहिबिटर क्या है, इनहिबिट स्टार्च डाइजेशन कैन, ये क्या करता है, अब एमाइलेज का काम क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम का काम क्या होता है, एमाइलेज एंजाइम का काम है जो आपके बॉडी में स्टार्च है उसको तोड़ने का काम करता है। एमाइलेज एंजाइम हमारे स्लाइवा में पाया जाता है ना एमाइलेज एंजाइम, और आपके उसमें भी पाया जाता है, पेनक्रियाज में भी पाया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए एमाइलेज एंजाइम जो है वो काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे खाने की चीज़ों में, जैसे कि सभी प्लांट्स में एमाइलेज इनहिबिटर पाया जाता है, ठीक है, लगभग सभी प्लांट में ये पाया जाता है, तो ये अगर हम खाने के स्टार्च के साथ साथ एमाइलेज इनहिबिटर्स भी ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, वो स्टार्च के डाइजेशन को रोकेगा और बॉडी में स्टार्च का डाइजेशन ही नहीं हो पाएगा। जब स्टार्च टूटेगा ही नहीं तो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कैन डैमेज पेनक्रियाज, और ये क्या करता है, एमाइलेज इनहिबिटर क्या कर सकता है, आपके पेनक्रियाज को भी डैमेज कर सकता है। ये लगभग सभी प्लांट में पाया जाता है। व्हेन दे रिलीज केमिकल फॉर देयर प्रोटेक्शन, जब प्लांट अपने केमिकल्स को रिलीज़ करते हैं बॉडी में अपनी प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, तो वहाँ ये देखने को मिलता है आपका ट्रिप्सिन इनहिबिटर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइटेट्स, ठीक है। फाइटेट्स जो है मैंने आपको पहले भी बताया था, फाइटेट्स हमने पढ़े भी थे जब हमने मिनरल्स पढ़े थे, कैल्शियम वाला, आयरन वाला, ठीक है। तो हमने देखा था कि कैल्शियम और आयरन को अगर हम फाइटेट वाले फूड के साथ, जिनमें फाइबर है, फाइबर के ऊपर की लेयर में जो रेशा है, रेशे के ऊपर की लेयर में क्या पाए जाते थे, फाइटेट्स पाए जाते थे। तो अगर हम आयरन और कैल्शियम वाले फूड को क्या करेंगे, उसके साथ खाएंगे, ठीक है, किसके, फाइबर वाले फूड के साथ खाएंगे, तो फाइबर के ऊपर की लेयर में क्या पाया जा रहा है, फाइटेट पाए जा रहे हैं। ये फाइटेट क्या करेंगे, आयरन और कैल्शियम को बाउंड कर लेंगे, अपने साथ बांध लेंगे। अब उन्होंने अपने साथ बांध लिया तो क्या होगा, वो हमारी बॉडी में आयरन और कैल्शियम जो है वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करेगा। खा तो रहे हैं हम, लेकिन हमारी बॉडी में वो यूटिलाइज नहीं होगा, तो हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी होने लगेगी और आयरन की कमी होने लगेगी, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं फाइटेट, ठीक है। फाइटेट में क्या है, फाइटिक एसिड पाया जाता है, क्या पाया जाता है, फाइटिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, आयरन की और कैल्शियम की बायो अवेलेबिलिटी को घटा देता है, ठीक है, ठीक है। तो बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है, बायो अवेलेबिलिटी होती है हम फूड तो ले रहे हैं लेकिन बॉडी में वो अवेलेबल नहीं हो पा रहा, उसकी जो काम था फूड का, जो भी न्यूट्रिएंट्स थे उसके जो काम था वो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी जो है वो घट जाती है, घटा देता है फाइटेट, किसकी, आयरन और कैल्शियम की, ठीक है। तो ये क्या करता है, बाइंड कर लेता है आयरन और कैल्शियम को, ठीक है, क्या करता है, बाइंड कर लेता है। आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है ये, ठीक है। तो ये क्या करता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है ये, ठीक है। तो ये एक प्रोटीन है जो क्या करता है, आयरन और कैल्शियम को बाइंड कर लेता है, आयरन बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। फिर है आपका क्रिएट इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इस तरीके से बाइंड करता है ये कि एक इनसॉल्युबल जो कि अघुलनशील कॉम्प्लेक्स बना देता है, ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना देता है जो कि फिर बाद में घुल करके टूट नहीं पाता है, ठीक है। फिर एंजाइम जो है इसमें एक्ट नहीं कर पाते हैं, न्यूट्रिएंट्स जो है एक्सक्रीट फ्रॉम बॉडी एज इट इज़। तो जो भी हमने कैल्शियम हम खा रहे हैं, जो भी हमने इसमें कैल्शियम और आयरन लिया है उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वो हम ले तो रहे हैं अपनी डाइट में लेकिन वो हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है, ठीक है। किसके चलते, फाइटेट के चलते, जो फाइबर की ऊपर वाली लेयर में फाइटेट या फाइटिक एसिड जो पाए जाते हैं, ठीक है। तो कहाँ पाए जा रहे हैं फाइटेट और फाइटिक एसिड, हमारे आउटर लेयर है फाइबर की इन फूड, ठीक है, फूड का जो रेशा है उसके ऊपर की लेयर में पाया जा रहा है। वैसे फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत सारे उसके फंक्शन हैं जो हमने पढ़े हैं जब हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, क्योंकि एक तरीके का क्या है वो कार्बोहाइड्रेट ही है। लेकिन इसके ऊपर की लेयर में फाइटेट पाए जाते हैं जो आयरन और कैल्शियम को बॉडी में यूज़ होने से रोकते हैं। तो हमें जब भी हम ये खाएँ फाइबर लें तो हमें उसके साथ आयरन और कैल्शियम वाली रिच डाइट नहीं लेनी चाहिए, दोनों को अलग अलग लेना है हमने, ठीक है। तो फिर क्या है, आउटर लेयर जो है फाइबर फूड की आउटर लेयर में पाया जाता है। सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल, अनरिफाइंड सीरियल्स, मिलेट्स, इन सब में ये पाए जाते हैं। ये सब क्या है, आपके फाइटेट के रिच सोर्स हैं, ठीक है।
जर्मिनेशन एंड ओवर नाइट सोकिंग में आप इसको घटा सकते हो फाइटेट को, मतलब आप क्या करो, अंकुरण कर सकते, दालों को अंकुरण करके, अनाज को अंकुरण करके यूज़ करो, और जो ओवरनाइट सोकिंग करके आप रात भर भिगा करके, तो इससे क्या होगा, आपका जो फाइटेट है वो आपका घट सकता है, जिससे आपके मिनरल्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। जो भी आपको फूड आइटम खाना है उसको आप क्या कर सकते हो, रात को भिगा के रख सकते हो, तो उससे क्या होगी, उसकी फाइटेट का कंटेंट कम हो जाएगा, जिससे क्या है आपकी बायो अवेलेबिलिटी जो है वो, मिनरल की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका मेन फंक्शन है।